सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, तो आज हमारा क्या लेक्चर है? आज आपको पता है आपके बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं, फरवरी में आपके बोर्ड स्टार्ट होने वाले हैं। तो उससे पहले हम एक कंप्लीट रिवीजन लेने वाले हैं एमसीक्यू का। आपको पता है कि आपके 20 मार्क के एमसीक्यू देखने के लिए मिलते हैं पेपर में, जिसके लिए हमें प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है। तो हाँ, 20 अभी आज हम देखेंगे 20 मार्क के एमसीक्यू। उसके बाद इसी तरह से हम ज्योग्राफी के देखेंगे, सिविक्स के देखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस ऑलरेडी कर लिए हैं। ठीक है, तो आज एमसीक्यू जो इंपॉर्टेंट है, उन सारे एमसीक्यूज को आज हम डिस्कस करेंगे। कंप्लीट हिस्ट्री में जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे, और आपके जो हिस्ट्री के जितने भी एमसीक्यू हैं वो सारे के सारे यहाँ कवर हो जाएंगे। क्लियर है? तो रेडी हो सबके सब? क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन आपके सामने रहा, किस चैप्टर से है? पहले आपको यह बताना है कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन किस चैप्टर से लिया गया? प्रिंट कल्चर से। तो पहला क्वेश्चन क्या है? वाई वर द बिल्विल्तिक ब्लिक पॉपुलर इन द फ्रांस? ठीक है, बिल्विल्तिक ब्लिक पॉपुलर इन द फ्रांस, उसके पीछे आपको रीजन बताना। देवर चीप एंड स्मॉल बुक, देवर प्रमोटेड बाय द स्टेट, एंड देवर कौन सा हो जाएगा? देवर वोलोमियस एंड कलरफुल, और लास्ट क्या है? देवर प्रिंटेड ऑन द गुड क्वालिटी ऑफ पेपर। कौन सा सही है? ए। हाँ, बेसिक सी जी। कौन सा है? सारे लोग ए बोल रहे हैं, किसी को और कोई? बी। ये भी चीप और स्मॉल बुक्स ही हैं, क्योंकि क्या होगा उस टाइम पीरियड पे जो बुक्स हैं उन लोगों को अफोर्डेबल प्राइस में अवेलेबल करानी थी, सस्ते प्राइस में अवेलेबल करानी थी। इसी वजह से ये बुक भी क्या थी, वहां पे चीप और स्मॉल बुक थी, जिसकी वजह से सारे लोग इसे क्या कर पाए? सारे लोग इसे अवेल कर पाए। ठीक है, क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, आंसर नोट डाउन कर लो, क्योंकि क्वेश्चन की पीडीएफ आपको मिल जाएगी सारी की सारी। तो आंसर आप नोट डाउन कर लो, क्वेश्चन आपको सारे के सारे मिल जाएंगे। क्लियर है? ये फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने, अरेंज द फॉलोइंग इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। पहला क्या है? प्रिंट कल्चर क्रिएटेड द कंडीशन फॉर द फ्रेंच रेवोल्यूशन। सेकंड क्या है? मार्टिन लूथर राइटिंग लेड टू द बिगिनिंग ऑफ द प्रोटेस्टेंट रिफॉर्म। थर्ड क्या है? मोन्यूक्यो री इंटरप्रेटेड द मैसेज ऑफ बाइबल। और लास्ट क्या है? जॉन गुटनबर्ग इन्वेंटेड द प्रिंटिंग प्रेस। कौन सा ऑप्शन है? सी। पक्का? सी। अच्छा, टाइम पीरियड बताए। ठीक है, कौन सा है? देखो, इसमें ये चीज है कि इसमें जो सी और डी वाले ऑप्शन है ना, ये थोड़े कंफ्यूजिंग ऑप्शन है। बेसिकली क्या है कि अगर ये क्वेश्चन इतने क्लोज ना होते तो इजीली आप फाइंड आउट कर सकते थे। कैसे फाइंड आउट कर सकते थे? कि आपको पता है प्रिंट कल्चर ने फ्रेंच रेवोल्यूशन की कंडीशन कब क्रिएट करी? 1789 में। ये तो हमें टाइम पीरियड पता है। साथ ही साथ जॉन गुटनबर्ग ने जो प्रिंटिंग प्रेस है वो कब इन्वेंट करी? कौन बताएगा? हाँ, वेरी गुड, 1448 में। ये हो गया। कंफ्यूजन कहां है? कंफ्यूजन इन दोनों क्वेश्चन में है, और जो हमारे ऑप्शन है वो लगभग एकदम से क्लोज दिए हुए हैं। ठीक है, तो कंफ्यूजन कहां है? तो आपको ये समझना है। अच्छा, ये बताओ कि ये किस चैप्टर से लिया गया? प्रिंट कल्चर से। और हमने ये दोनों चीजें पढ़ी हैं। मार्टिन लूथर किंग के बारे में भी बात करी थी, जिन्होंने क्या किया था? जिन्होंने प्रोटेस्टेंट रिफॉर्म स्टार्ट किए थे। और मोन्यूक्यो के बारे में बात करी थी, जिन्होंने बाइबल को री इंटरप्रेटेड किया था। तो सबसे पहले जो हुआ था वो मार्टिन लूथर किंग ने क्या किया था? प्रोटेस्टेंट रिफॉर्म स्टार्ट किया था 1517 के टाइम पीरियड में। और जो ये मोन्यूक्यो की री इंटरप्रिटेशन था वो था 16 सेंचुरी के टाइम पे। ठीक है, 16 सेंचुरी के टाइम पे। क्लियर है? 16 सेंचुरी के टाइम पे। इस वजह से हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी कि फाइनली जो हमारा ऑप्शन सही है वो डी ऑप्शन करेक्ट है। अगर ये ऑप्शन इतने क्लोज ना होते, एक बात समझ लो, अगर ये ऑप्शन इतने क्लोज ना होते तो इजीली हम क्या कर सकते थे? फाइंड आउट कर सकते थे। अभी हम आगे क्वेश्चन देखेंगे जहां पे क्या होगा, अगर आपको एक आध चीज भी पता है तो आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम थी? इस क्वेश्चन में जो ऑप्शन थे वो बहुत ही ज्यादा इन्होंने क्या कर दिए थे? क्लोज डाल दिए थे। तो इसमें देखो डेट भी मेंशन है कि किस सैंपल पेपर में या किस पेपर में ये देखने के लिए मिला है। तो ये सैंपल पेपर
2022-23 में ये क्वेश्चन देखने के लिए मिला था। क्लियर है, समझ आ रहा है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द मेजर एस्पेक्ट दैट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ नेशनल स्टेट इन ब्रिटेन। फाइंड आउट करना है। इन 1688 द मोनार्क ऑफ ब्रिटेन फॉट वॉर विथ इंग्लिश पार्लियामेंट। अच्छा ये बताओ कि कहीं भी वॉर की बात हुई है ब्रिटेन के अंदर? ब्रिटेन का यूनिफिकेशन में कहीं भी वॉर की बात हुई है? इसका मतलब है कि जैसे ही यहां वॉर की बात हुई तो ये वाला ऑप्शन तो हमारा कैंसिल आउट हो गया। सेकंड ऑप्शन किसकी बात कर रहा है? ब्लडलेस रेवोल्यूशन की बात कर रहा है, यानी कि ये ऑप्शन हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि यहां पे ब्लडलेस रेवोल्यूशन की बात कर रहे हैं और हम लोगों ने बात करा था कि जो ब्रिटेन का यूनिफिकेशन हुआ था उसमें ब्लडलेस ही, क्योंकि वो स्ट्रेंज केस था, क्योंकि वहां पे जो यूनिफिकेशन हुआ था वो ब्लडलेस रेवोल्यूशन से हुआ था। थर्ड क्वेश्चन, द ब्रिटिश नेशन वाज फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ वॉर। यहां से भी क्या है, ये भी वॉर वाला कैंसिल हो गया। और थर्ड क्या है, द फॉर्मेशन ऑफ नेशनल स्टेट इन ब्रिटेन वाज द रिजल्ट ऑफ मैनी रिवॉल्ट। तो रिवॉल्ट वहां पे हुए थे, कोई रिवॉल्ट की हम लोगों ने बात नहीं करी। देखो ये मेथड होते हैं ऑप्शन को एलिमिनेट करने के। ठीक है, आप लोग कहते हो कि हमसे जो ऑप्शन है वो एलिमिनेट नहीं होते हैं। यस सर, हमें क्वेश्चन समझ में नहीं आता है। मैंने स्टेटमेंट नहीं पढ़े, मैंने स्टेटमेंट में क्या देखा कि मुझे ब्रिटेन की केस स्टडी याद है, ब्रिटेन में क्या हुआ था वो केस स्टडी मुझे याद है। मैंने देखा वॉर तो कहीं लड़े नहीं गए, तो वॉर से मैंने पहला पॉइंट एलिमिनेट कर दिया। सेकंड, मुझे पता है कि ये जो ब्रिटेन में हुआ था वो ब्लडलेस हुआ था, तो ये वाला ऑप्शन मेरा सही होने के चांस है। थर्ड में फिर वॉर की बात करी गई, इसका मतलब ये ऑप्शन भी एलिमिनेट है। और हम लोगों ने ब्रिटेन के केस में रिवॉल्ट तो कहीं देखे नहीं थे, इसका मतलब है एक रिवॉल्ट देखा था जो हम लोगों ने कहां देखा था, आयरलैंड के केस में। तो बहुत सारे रिवॉल्ट तो हमें देखने के लिए नहीं मिले थे। आयरलैंड में रिवॉल्ट हुआ था जब हम आयरलैंड का क्या कर रहे थे, यूनिफिकेशन कर रहे थे, उस टाइम पे एक अपराइजिंग हमें या एक लोगों का रिवॉल्ट देखने के लिए मिला था। इसका मतलब हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा, द पार्लियामेंट थ्रो अ ब्लडलेस रेवोल्यूशन सीज द पावर फ्रॉम द मोनार्की। क्लियर है इतना? क्लियर है? तो ऑप्शन बी सही है। देखो इस तरह से एलिमिनेशन किया जाता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सिर्फ इस बेसिस पे सॉल्व करने की कोशिश मत करा करो कि मुझे रटना है या मुझे क्या करना है, मुझे जो आता है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप अगर ऑप्शन को एलिमिनेट कर पाए तो आप अपने आप ही ऑप्शन पे या आंसर पे पहुंच जाओगे। यानी कि आपको ये जरूरी नहीं है कि आंसर पता है कि नहीं। जैसे आगे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, टाइम पीरियड पता नहीं होगा तब भी आप आंसर क्या कर पाओगे, आंसर सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, अगर आपको थोड़ी क्रिटिकल एनालिसिस कर पाते हो या थोड़ी क्रिटिकल थिंकिंग इंप्लीमेंट करते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड द बीवर इन सिलेसिया रिवोल्ट अगेंस्ट द कॉन्ट्रैक्टर इन 1845? आइडेंटिफाई द एप्रोप्रिएट रीजन फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। बताओ जरा। कॉन्ट्रैक्टर डिड नॉट पे देयर ड्यू, कॉन्ट्रैक्टर अपॉइंटेड फ्यू ऑन हाई पोस्ट, कॉन्ट्रैक्टर यूज गवर्नमेंट पॉलिसीज और कॉन्ट्रैक्टर गिव देम लोन ऑन हाई इंटरेस्ट। एक छोटा सा रिवॉल्ट के बारे में हम लोगों ने बात करी थी, जिसमें क्या था, जो ये कॉन्ट्रैक्टर लोगों ने क्या किया था, इन्होंने कुछ जो इसके एक ऑप्शन है वो इंप्लीमेंट होगा और उसकी वजह से इन्होंने क्या, ये लोग कहां थे, ये भाग के गए थे और ये विलेज में छुप गए थे, जिसके बाद विलेजर्स ने भी इन्हें अपने गांव से बाहर निकाल दिया गया था, तभी ये रिवॉल्ट देखने के लिए मिला। कौन सा ऑप्शन था ये, कौन था? कॉन्ट्रैक्टर। बेसिकली इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर क्या कर रहे थे, कॉन्ट्रैक्टर उनका जो ड्यू है, उनके जो उन्हें जितने पैसे मिलने चाहिए या उनको जितनी इनकम मिलनी चाहिए उतनी इनकम उन्हें प्रोवाइड नहीं कर रहे थे। उनकी जितनी उनके जितने पैसे बकाया थे वो उन्हें प्रोवाइड नहीं कर रहे थे। अब सेम टाइप का क्वेश्चन आपको आगे भी देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम ही तरीके का है, देखना कौन कौन आंसर दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो जरा स्टेटमेंट। बीवर इन सेलेसिया हैज had led a revolution against the contractor in 1845. Contractor had drastically reduced their payment. तो बेसिकली क्या है, अभी हाल हम लोगों ने डिस्कस किया, यहां पे क्या है, असर्शन और रीजन ट्रू है और रीजन क्या है, रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किसका, असर्शन का। तो ये हमारा आंसर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन सबको अटेम्प्ट करना है।
ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट द रीजन फॉर द पॉपुलरिटी ऑफ द साइंटिफिक आइडिया एमंग द कॉमन पीपल इन 18th सेंचुरी यूरोप। अब इस क्वेश्चन को पढ़ते टाइम सबसे बड़ी चीज है याद रखना कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन में नॉट लगाया गया है, नॉट द रीजन फॉर पॉपुलरिटी ऑफ साइंटिफिक आइडिया एमंग द कॉमन पीपल। पहला क्या है, प्रिंटिंग ऑफ द आइडिया ऑफ आइजैक न्यूटन। क्या? सेकंड, डेवलपमेंट ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस, इंटरेस्ट ऑफ द पीपल इन साइंस एंड द रीजन, ट्रेडिशनल एरिस्टोक्रेटिक ग्रुप सपोर्ट इट। बताओ कौन सा हो जाएगा, कौन सा? डी ऑप्शन। कौन सा हो जाएगा? डी। बेसिकली क्या है, जो ट्रेडिशनल एरिस्टोक्रेटिक ग्रुप है वो सपोर्टेड इट, यानी कि ये बताओ कि एरिस्टोक्रेट्स थे वो क्या थे, वो पावरफुल क्लास थे, तो वो कभी भी क्या नहीं कहेंगे, कभी भी इस साइंटिफिक आइडिया को या रीजन या लॉजिक को कभी भी सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि अगर वो इन्हें सपोर्ट करेंगे तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, उसकी वजह से लोगों की इंफॉर्मेशन इंक्रीज करेगी, लोग अपनी नॉलेज को डेवलप करेंगे और फाइनली किसको क्वेश्चन करेंगे, फाइनली इनकी अथॉरिटी को ही क्वेश्चन करेंगे। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। इन क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम सबसे बेस्ट चीज है कि आपको यह देखना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। नॉट वर्ड पे ध्यान देने की जरूरत है। कई बार हम लोगों को क्या होता है, हम नॉट या नॉट करेक्ट पे गौर नहीं करते हैं और आंसर का टिक हम कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है, हमें आता हुआ क्वेश्चन भी हमारा गलत हो जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द स्टेटमेंट एंड चूज द अप्रोप्रिएट ऑप्शन। अ regime of 1815 did not tolerate criticism and dissent. Conservative regime were autocratic. कौन सा ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन है, जल्दी। एक्सप्लेनेशन है कि नहीं है? नहीं है? क्यों नहीं है बताओ, क्यों नहीं है? बेसिकली क्या है, ये एक्सप्लेनेशन है। ऑटोक्रेटिक रूल का मतलब क्या होता है, जो सिर्फ अपनी ही चलाना चाहता है, यानी कि जो चाहता है कि सारी की सारी पावर इसके अंदर उन्हीं के पास रहे। तो बेसिकली पहला हमारा असर्शन क्या कह रहा है, अ regime of 1815 did not tolerate criticism and the dissent, यानी कि ये क्या नहीं करते थे, क्रिटिसिज्म को एक्सेप्ट नहीं करते थे, कोई अगर इनके अगेंस्ट जाता था उसको ये एक्सेप्ट नहीं करते थे। इसका रीजन क्यों है, क्योंकि ये लोग क्या थे, ये ऑटोक्रेटिक थे। ऑटोक्रेटिक में क्या होता है कि जो ये लोग बोल रहे हैं या जो ये बातें कर रहे हैं वो ही सही है, बाकी सारी चीजें गलत है। इसका मतलब क्या है कि जो ए और आर है वो दोनों ट्रू हैं और आर क्या है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का। समझ आया? क्योंकि जो ऑटोक्रेटिक रिजीम है, अब आपको पता होगा कि 1815 में क्या हुआ था, फ्रांस में जो नेपोलियन था, नेपोलियन की डिफीट हो गई थी और नेपोलियन की डिफीट होने के बाद दोबारा से बर्बन डायनेस्टी फ्रांस के अंदर वापस आई थी। क्लियर है इतना? पता है ना याद कि 1815 में ट्रीटी ऑफ वियना हुई थी और बीना कांग्रेस के अंदर क्या हुआ था, दोबारा से बर्बन डायनेस्टी पावर में आई थी और क्या हुआ था, नेपोलियन को उसकी पोजीशन से रिमूव कर दिया गया था और उसे कहां पे, उसे एक्सट्रेडिशन में या बाहर पे भेज दिया गया था, जिसकी वजह से वो दोबारा से फ्रांस में ना आ पाए। तो इसका मतलब क्या है, इसका आंसर क्या है, ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। किसी को कोई डाउट है? क्लियर है इतना? यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, आइडेंटिफाई द आइडियोलॉजी अंडर विच पीपल डिमांड फ्री ऑफ मार्केट इन द अर्ली 19th सेंचुरी। वेरी गुड, सबको पता है क्या है, लिबरलिज्म। यहीं से हमारा क्या निकल के आता है, लिबरल नेशनलिज्म वाला कॉन्सेप्ट निकल के आता है, जिसके अंदर हम किसकी बात करते हैं कि सबको इक्वल फ्रीडम मिलने चाहिए, इक्वल राइट मिलने चाहिए, इकोनॉमी के बेसिस पे भी सबको लिबरलिज्म राइट मिलने चाहिए, तो उसके अंदर क्या आ जाता है, लिबरलिज्म। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द एप्रोप्रिएट रीजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ यहां पे स्वराज्य पार्टी है, ठीक है, यहां पे स्वराज्य पार्टी है। स्वराज्य पार्टी का फॉर्मेशन क्यों हुआ था, पार्टी फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। अच्छा कोई बताएगा कि स्वराज्य पार्टी का फॉर्मेशन हुआ कब था?
किस टाइम पीरियड पे हुआ था? अगर वैसे टाइम पीरियड याद नहीं है तो किस इंसिडेंट के बाद हुआ था? विड्रॉल ऑफ तो सही बता रहे हो अब, कौन सा विड्रॉल हुआ था, किस मूवमेंट का विड्रॉल हुआ? नॉन कॉपरेशन। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का विड्रॉल हुआ। क्या नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के विड्रॉल के पहले हम लोग कहीं पूर्ण स्वराज्य की मांग कर रहे थे? हम लोगों ने पूर्ण स्वराज्य की मांग कब करनी चालू करी? 1929 के बाद। उसके बाद हम लोगों ने क्या करा था? जो 26 जनवरी 1930 में हम लोगों ने क्या सेलिब्रेट करा था? अपना इंडिपेंडेंट डे सेलिब्रेट करा था आफ्टर लाहौर सेशन। डिस्कस किया था ये चीज हम लोगों ने। तो पूर्ण स्वराज की डिमांड 1929 के बाद स्टार्ट हुई। इसका मतलब यहां पे कोई भी पूर्ण स्वराज की डिमांड नहीं थी। तो ये वाला ऑप्शन क्या हो गया? एलिमिनेट हो गया। अब देखो कौन सा है? want member of congress to ask dominion status of india, want member of congress to oppose the साइमन कमीशन। साइमन कमीशन कब आया था? साइमन कमीशन 1928। और ये कब हुआ था? ये जब स्टार्ट हुआ था कब? बेसिकली जो हमारा नॉन कॉपरेशन खत्म हुआ था, इसका मतलब 1923 के टाइम पीरियड। देखो मैंने बोला था हिस्ट्री को सिर्फ स्टोरी की फॉर्म में लर्न किया जाता है। मुझे टाइम, मैंने बोला टाइम पीरियड लर्न करने की जरूरत नहीं है। मुझे क्या पता है कि ये कब हुआ? नॉन कोऑपरेशन के खत्म होने पे स्वराज्य पार्टी बनी। स्वराज्य पार्टी किसने बनाई थी? मोतीलाल नेहरू और सी आर दास ने। तो बेसिकली ये चीज है कि, और साइमन कमीशन कब आया? 1928। इसका मतलब ये चीज, तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा कैंसिल हो गया। तो ऑप्शन कौन सा बता? वांट अ मेंबर ऑफ कांग्रेस टू रिटर्न द काउंसिल पॉलिटिक्स। यानी कि जो कांग्रेस के लोग थे, अब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट खत्म हो गया है तो वो लोग फ्री बैठे हैं, उनके पास अब कोई काम नहीं है। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया? उसके लिए उन्होंने कहा कि अब हम क्या करेंगे? अब हम इलेक्शन लड़ेंगे, काउंसिल में जाएंगे और क्या करेंगे? जो बिटसर हैं उनको अपोज करेंगे काउंसिल के अंदर जाके। क्लियर है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अब अगर ऐसे रटने की कोशिश करोगे तो आंसर नहीं मिलेगा। अगर एलिमिनेशन करके आंसर करने की कोशिश करोगे तो हो जाएगा। जैसे हमें इस वाले ऑप्शन को डायरेक्ट एलिमिनेट कर सकते हैं पूर्ण स्वराज से, इस वाले ऑप्शन को हम एलिमिनेट कर देंगे कि साइमन कमीशन 1928 में आया, वांटेड अ मेंबर ऑफ कांग्रेस टू आस्क डोमिनियन स्टेटस फॉर इंडिया। तो ये तो हम वैसे ही मांग रहे थे, इसके लिए तो हमें पार्टी बनाने की जरूरत नहीं थी। हमारी डिमांड ही डोमिनियन स्टेटस की थी कि बिटसर क्या करें? इंडियंस को डोमिनियन स्टेटस प्रोवाइड करें। तो ये तो हम जनरली मार रहे थे, इसके लिए हमें पार्टी बनाने की जरूरत नहीं थी। मेन ऑप्शन क्या हो जाएगा? कि हम क्या चाहते थे? कि हम अपने आप को काउंसिल में रिप्रेजेंट करें। क्लियर है इतना? समझ आ रहा है? तो एलिमिनेट करने के मेथड को समझो कि किस तरह से ऑप्शन को एलिमिनेट किए जाते हैं। ठीक है? ऐसे मत समझो कि हमें नहीं पता, बहुत से ऑप्शन ऐसे ही एलिमिनेट हो जाते हैं। अगर आपको स्टोरी भी याद है, मुझे याद है कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बाद ये पार्टी बनी थी, टाइम पीरियड याद नहीं होगा तब भी मैं ऐसे बहुत चीजों को एलिमिनेट कर लूंगा। अब साइमन कमीशन का टाइम पीरियड हर किसी को याद रहता है क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट है। साइमन कमीशन कोई नहीं भूल सकता कि 1928 में आया था। क्लियर है? बुक में सारे इंपॉर्टेंट, लेकिन सारी डेट अपने माइंड में तुम नहीं रख सकते हो। डेट सिर्फ वही अपने माइंड में रख सकते हो जो तुम रिमेंबर कर पाओ टाइम के अकॉर्डिंग। मतलब अगर ऐसे तो हम हर एक इवेंट की डेट अगर याद करने पे आ जाएंगे तो हम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट्स हैं वो भूल जाएंगे। जैसे जलियांवाला बाग हो गया, साइमन कमीशन की एंट्री हो गई, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हो गया, सिविल डिसोबिडेंट मूवमेंट हो गया। ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम है इन्हें याद होने चाहिए और इनकी डेट भी याद नहीं होनी चाहिए। कई बार ऑप्शन अगर ये क्रोनोलॉजी में भी पता है, क्रोनोलॉजी का मतलब कौन पहले हुआ कौन बाद में हुआ, तो वो अपने आप ही एलिमिनेट हो जाएंगे। उसके लिए ये डेट याद होनी भी कभी कभी जरूरी नहीं होती है। ठीक है? क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू द एक्ट ऑफ यूनियन 1707। कौन सा हो गया? द ब्रिटिश मोनार्की सरेंडर द पावर ऑफ इंग्लिश पार्लियामेंट, द ब्रिटिश पार्लियामेंट सीज द पावर फ्रॉम आयरलैंड, द फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, और द ब्रिटिश नेशन वाज फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ वॉर विथ स्कॉटलैंड एंड वेल्स। कौन सा है? यहां पे देखो, सी और डी में कंफ्यूज हो आप लोग? यहां देखो, रिजल्ट ऑफ वॉर, यानी कि ये वाला ऑप्शन
कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, एक्ट ऑफ यूनियन हमें पता है स्कॉटलैंड के साथ हुआ था, यानी कि आयरलैंड वाला ऑप्शन कट हो गया। पहला क्या कह रहा, ब्रिटिश मोनार्की सरेंडर था, मोनार्की ने कोई पावर सरेंडर नहीं करी थी, इसकी मतलब ऑप्शन ए भी कैंसिल आउट हो गया। आंसर कौन था बचा, फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। डायरेक्टली सी ए पे जाने की जरूरत है ही नहीं, हम बाकी सारे ऑप्शन एलिमिनेट कर देंगे, जो हमारा रिमेनिंग ऑप्शन होगा वो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमने तीनों ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए, जो रिमेनिंग है वो हमारा फाइनल आंसर है। क्लियर है इतना? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड नेपोलियन ब्रिंग रेवोल्यूशनरी चेंज इन द फील्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन? पहला क्वेश्चन, abolish all privilege based on birth, secured the right to property for all French revolutionary, increased the age of people who could be absorbed into the serfdom, or made all the men women with property equal in the eyes of law? हाँ, वेरी गुड, क्या हो जाएगा, ए। बेसिकली उसने क्या बोला था कि सारे जो जिसके पास बर्थ के बेसिस पे प्रिविलेज थी, उन सारी प्रिविलेज को क्या कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा। अब सारे ऑप्शन में कहीं ना कुछ प्रॉब्लम है। सेकंड क्या है, सिक्योर द राइट टू प्रोवर्टी, हाँ, ऑल फ्रेंच रेवोल्यूशनरी नहीं है, सारे लोगों के लिए उसने राइट टू प्रॉपर्टी करा था। ठीक है, सब लोगों के साथ ही साथ जो सर्फडम था उसको तो उसने कंप्लीटली अबॉलिश कर दिया था, और मेड ऑल एंड वुमेन विद द प्रॉपर्टी इक्वल, तो सबके लिए नहीं था, मतलब मैन और वुमेन के लिए नहीं था, सारे लोगों को क्या था, सारे लोग लॉ के सामने इक्वल हैं, सिर्फ अकेले किसी पर्टिकुलर लोगों के लिए हाँ हाँ, बेसिकली क्या है कि सारे लोगों के लिए, जिनके पास प्रॉपर्टी है उनके लिए नहीं, सारे लोग क्या थे, सारे लोग लॉ के सामने इक्वल थे। ठीक है, तो ऑप्शन अपने आप ही एलिमिनेट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इटालियन स्टेट बार रूल्ड बाय द इटालियन प्रिंसेस हाउस? वेरी गुड, ये तो पढ़ पढ़ के इतनी बार पढ़ लिया है, कौन सा है, सार्डिनिया पिडमाउंट। और यहां पे कौन रूल कर रहा था, क्या नाम था उसका, विक्टर एमुअल सेकंड। विक्टर एमुअल सेकंड कहां पे थे, सार्डिनिया पिडमाउंट वाले रीजन पे, और वो ही क्या थे, वो ही अकेले इटालियन प्रिंस देखने के लिए मिलते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन द गिवन बिलो द 4 टेरिटरी which defeated Napoleon are marked as PQRS. Which of them has been marked incorrect? ठीक है, बेसिकली ये अभी तक इस टाइप के क्वेश्चन जनरली देखने के लिए नहीं मिले हैं, लेकिन ये कहां का क्वेश्चन है, ये प्रैक्टिस पेपर का क्वेश्चन है। ठीक है, प्रैक्टिस पेपर का क्वेश्चन है, तो इसका मतलब इस टाइप का क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है, तो इसके लिए भी आपको रेडी रहना है। पी हमारा क्या है, ब्रिटेन, क्यू हमारा क्या है, ऑस्ट्रिया, आर हमारा क्या है, पुर्सिया, और एस हमारा है रशिया। तो गलत कौन कौन है, इतना बड़ा इतना दमदार, ये रशिया नहीं होगा, ये रशिया है। बेसिकली ये था तो, लेकिन इसमें लोकेशन गलत मार्क करी गई है, आपको बताना है कौन सी पी तो है ना, तो पी ब्रिटेन सही मार्क नहीं है, हाँ वेरी गुड। बेसिकली समझो, पी ब्रिटेन सही मार्क है, साथ ही साथ एस रशिया सही मार्क है, लेकिन आपको पता होगा कि जो हमारा ये वाला रीजन था, ये हमारा इटली वाला रीजन है, इटली वाला रीजन है, और हमें पता है ये किसके अंडर था, ऑस्ट्रो हब्सबर्ग एम्पायर के अंदर, यानी कि जो आर है ना, ये पर्सिया नहीं होगा, ये क्या होगा, ऑस्ट्रिया। ठीक है, आर हमारा ऑस्ट्रिया है, और क्यू हमारा क्या हो जाएगा, क्रू हमारा पुर्सिया हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों के बीच में ये चेंजमेंट है, इसका मतलब कौन सा, क्या, इसका मतलब कौन सा ऑप्शन गलत है, क्यू और आर, क्यू और आर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्या बोल रहा हूं, करेक्ट नहीं पूछा है, उसमें पूछा गया है कि इनकरेक्ट, इसीलिए कह रहे हैं कि एग्जाम में कॉन्फिडेंस के साथ करेक्ट को इनकरेक्ट मार करके आ जाओ, और फिर तुम्हें लगे कि अरे मैं तो सही करके आया, और फाइनली एग्जाम में देखा कि क्या पूछा गया है, इनकरेक्ट पूछा गया है, और क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो आपने तो क्वेश्चन का आंसर सही किया है, आपने अपने कॉन्फिडेंस से घर आके बोलोगे कि नहीं हमारा तो सब सही है, लेकिन उसमें, और यहां तो चलो इनकरेक्ट लिखा है, यहां तो इनकरेक्टली लिखा है, बहुत जगह ये डाल देते हैं नॉट करेक्ट, तो उसमें जो नॉट वर्ड है वो कई बार बच्चे क्या कर जाते हैं, स्किप कर जाते हैं, देखते नहीं है, तो करेक्ट मार्क करके आ जाते हैं, और क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाता है। ठीक है, क्लियर है?
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ कंट्री कलेक्टिवली डिफीटेड द नेपोलियन इन 1815? कौन था? ब्रिटेन, रशिया, प्रूसिया और ऑस्ट्रिया। इन्हीं ने क्या साइन करी थी? इन्हीं ने क्या साइन करी थी? ट्रीटी ऑफ वियना। ट्रीटी ऑफ वियना इन्हीं के बीच साइन हुई थी, और फ्रांस के साथ इन्होंने ट्रीटी ऑफ वियना किस ईयर में? 1815 में। क्लियर है? और इसके बाद कौन कौन पावर में आ गए थे? हाँ, वो कौन थे? कंजर्वेटिव थे, रिफॉर्मिस्ट थे, रेवोल्यूशनरी थे। कौन थे? कंजर्वेटिव। यानी कि ट्रीटी ऑफ वियना के बाद पावर में कौन आ गए थे? कंजर्वेटिव पावर में आ गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन मैच करना है। विक्टर एमुअल सेकंड, जोसेफ मजीनी, जोसेफ गैरिबाल्डी और काउंट कैवोर। कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन। यानी कि ए का फोर्थ, ए फोर्थ, साथ में बी का सेकंड, बी का सेकंड, ठीक है, यंग इटली, और सी का क्या हो जाएगा? सी का थर्ड, ठीक है, और फास्ट डी का क्या हो जाएगा? वन। वेरी गुड, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? काउंट कैवोर क्या थे? चीफ मिनिस्टर थे इटली के। जो मजीनी थे उन्होंने क्या स्टार्ट किया था? यंग इटली मूवमेंट। गैरिबाल्डी ने क्या किया था? जो टू सिसिली वाला एरिया है उसको उसमें कनकर किया था। और फाइनली जो विक्टर एमुअल सेकंड है उन्होंने क्या किया था? इटली का यूनिफिकेशन किया था। क्लियर है? तो ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट हो गया? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। जल्दी, कौन सा हो जाएगा? बी। वेरी गुड। कैसे किया? वो तो मुझे पता है, दिमाग से ही करा होगा, बिना दिमाग के थोड़ी कर लोगे। लेकिन बेसिकली ये चीज समझो कि सबसे पहले ट्रीटी कब होगी? जब पहले वॉर होगा। वॉर होगा तो ट्रीटी होगी, यानी कि फर्स्ट के बाद सेकंड आएगा। फर्स्ट के बाद सेकंड कहां है? फर्स्ट के बाद सेकंड सिर्फ इसी ऑप्शन में है, फर्स्ट के बाद सेकंड, फर्स्ट के बाद सेकंड, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। पहले जब वॉर होंगे तभी तो ट्रीटी होगी। तो पहले नेपोलियन वॉर हुए, फिर ट्रीटी हुई। इसका मतलब एक ही ऑप्शन से एलिमिनेट हो गया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो बोला ना, कई बार ऑप्शन से ही आप एलिमिनेट कर सकते हो जब ऑप्शन बहुत ज्यादा क्लोज नहीं होते हैं। क्लियर है? तो नेपोलियन वॉर, ट्रीटी ऑफ वियना, ग्रीक स्ट्रगल। ये बताओ, ग्रीक स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस कब स्टार्ट हुआ था? कौन बताएगा? बोलो। 1821 में, ठीक है। 1821 में ग्रीक स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंट स्टार्ट हुआ था, और फाइनली कब मिला था? 1832 में ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, ठीक है। ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल के अंदर क्या हुआ था? ग्रीस को इंडिपेंडेंट मिली थी किससे? ऑटोमन एम्पायर से। क्लियर है इतना? ठीक है, पढ़ाई करो बेटा, बहुत जरूरी है पढ़ना। फाइनल एग्जाम आने वाले हैं और एग्जाम को ज्यादा टाइम बचा नहीं है, क्योंकि सारे लोग शांत बैठे हो। क्या है? अगेन, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन डिड महात्मा गांधी लॉन्च द सत्याग्रह इन साउथ अमेरिका? कौन सा है? हाँ, बेसिकली क्या था? रेसिज्म के बेसिस पे क्या किया था महात्मा गांधी ने? साउथ अफ्रीका में सत्याग्रह स्टार्ट किया था। क्लियर? क्या? ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। विच सेट ऑफ सिंबल ऑफ नेशनलिज्म ऑफ यूरोप एंड देयर सिग्निफिकेंस इज इनकरेक्टली पेयर्ड? इनकरेक्टली बताना है, बताओ जरा। लिबर्टी, रेड कैप, ब्रोकन चेन, जस्टिस, ब्लाइंडफोल्ड वुमेन कैरिंग अ पेयर ऑफ वेट एंड स्केल, हीरोइज्म, द ट्राई कलर, और हाँ, रेडीनेस टू फाइट, स्वर्ड्स, रेडीनेस टू फाइट। तो पता है आपको हीरोइज्म क्या है? हीरोइज्म ट्राई कलर नहीं है, ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसके लिए क्या था, कौन बताएगा? हाँ, ओक लीव्स, क्राउन ऑफ ओक लीव्स, वो किसके लिए है? वो हीरोइज्म को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब हमारा कौन सा ऑप्शन गलत है? सी वाला ऑप्शन यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा। बाकी सारे के सारे करेक्ट हैं। तो कई बार इस तरह से भी क्वेश्चन बनता है कि आपको उसका सिग्निफिकेंस बताना पड़ेगा कि पर्टिकुलर जो डिपिक्शन है वो किस इवेंट को डिपिक्ट कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री वर इन्वॉल्व इन द थ्री वॉर्स विथ पर्सिया एंड एंडेड विद द विक्ट्री ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी? कौन सा है?
वेरी गुड। कौन सा हो जाएगा? सेकंड। ऑस्ट्रिया, डेनमार्क एंड फ्रांस। यहां पे क्या हुआ था? यहां पे हुआ था 7 इयर्स वॉर हुआ था, और जिसके अंदर कितने वॉर थे? 3 वॉर देखने के लिए मिले थे। ठीक है, 3 वॉर देखने के लिए मिले थे 7 ईयर में। तो ये क्या था? ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस, इनके साथ। और जिसका, हाँ हाँ 3 वॉर हुए। नहीं नहीं, तीन तीन वॉर हुए 7 साल में। एक, जब आप लड़ाई लड़ते हो तो आपकी आर्मी को नुकसान होता है, आपकी सारे जो असर्ट हैं उनमें नुकसान होता है, तो आपको सारी फिर दोबारा से रेडी होना पड़ता है ना, फिर दोबारा से तैयार होगे, फिर दोबारा से लड़ोगे। बिटसर यही तो कर रहे थे कि जब किसी एक टेरिटरी पर अटैक करते थे इंडिया के, उसको कैप्चर करने के बाद फिर वो कहते थे ठीक है सेटल डाउन कर लेते हैं कुछ दिन। किसी को भी बिटसर ने एक वॉर में नहीं हराया। आप मराठा वॉर पढ़ोगे तो 3-4 मराठा वॉर लड़े गए। इसी तरह से कोई भी वॉर हुआ तो एक वॉर में उन्होंने नहीं हराया, 2-3 वॉर में हराया, कि धीरे धीरे आपको कमजोर करेंगे। बिट किसमें? चलो ठीक है, वो अलग मूवी की बात। बेसिकली ये चीज समझो कि जो पावरफुल एम्पायर होते हैं ना, उन्हें आप एक बार में कमजोर नहीं कर सकते हो, आपको धीरे धीरे उन्हें कमजोर करना पड़ते हैं। इस वजह से क्या है? इस वजह से उसमें टाइम लगता है। और क्या होता है? वो टाइम को क्या करते हैं? उसी टाइम में जो अपोजिट पार्टी है वो अपनी पावर को दोबारा से ग्रो करती है। ठीक है, तो इसीलिए 7 ईयर में 3 वॉर देखने के लिए मिले। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन बिलो द सम allegory used in the Europe during the Nazism movement, according to which one of the following significant the beginning of new era? beginning of new era का कुछ बेसिकली आपको समझ आ जाएगा कि क्या हो रहा है। जहां पे सन का राइज हो रहा है यानी कि नए दिन की शुरुआत है, इसका मतलब क्या है? नई इरा की क्या हो रही है? नई इरा की शुरुआत हो रही है। गुड, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग ब्रोकन चेयर। कौन सा है? बी, यानी कि ए का 4। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ए का 4 सेकंड, बी का क्या हो जाएगा? बी का थर्ड। ए का 4 से इसी से हो जाएगा। ठीक है, ए का 4 हो गया, और इससे हम एलिमिनेट कर लेंगे। ए का 4 हो गया, ब्रोकन चेन बीइंग फ्री। उसके बाद ब्रीच प्लेट विथ ईगल, ये किसके किसके बराबर है? थर्ड वाला स्ट्रेंथ। क्राउन ऑफ ओक लीव किसके लिए है? हीरोइज्म के लिए। और जो स्वॉर्ड्स है वो किसके लिए है? रेडीनेस टू फाइट। देखो, अब इस क्वेश्चन को पूरा क्वेश्चन डिस्कस करने के लिए इसलिए जरूरी है कि इन सारे के सिग्निफिकेंस आपके माइंड में बैठ जाएं। यानी कि आपने एक ऑप्शन से फाइंड आउट तो कर लिया, लेकिन ये सारे ऑप्शन का मतलब अपने माइंड में बिठा लो कि कहीं और आए अगर ये क्वेश्चन तो आप इजीली अटेम्प्ट कर पाओ। लेकिन हो तो पहले से ही गया, जैसे आपने ए का 4 निकाला, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटी रिकॉग्नाइज ग्रीस एज द, कौन सी है? डी, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। कब हुआ था? 1832 के टाइम पीरियड पे। ठीक है, तुम तो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में आ गए। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म करके सेकेंड वर्ल्ड वॉर आ गया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब स्टार्ट हुआ था? 1939, यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पास आ गए। ठीक है, तो बेसिकली क्या हो जाएगा? ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज एंड आर करेक्ट अबाउट द बाल्कन नेशन? आपको फाइंड आउट करने हैं, जल्दी से बताइए, जल्दी से। बाल्कन रीजन बिकेम द पार्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिकॉज ऑफ द डिसइंटीग्रेशन ऑफ ऑटोमन एम्पायर। ठीक है, ए। थर्ड क्यों गलत है? थर्ड क्यों गलत है? बेसिकली यहां पे हम किसकी बात कर रहे थे? यहां पे जो ब्रिटिश लिखा है वहां पे क्या होने चाहिए थे? साल्व्स होने चाहिए थे, या जो बाल्कन रीजन में रहने वाले लोग थे। साल्व्स एंड द एथनिक नेशनलिस्ट स्ट्रगल फॉर द स्टेबलाइजिंग द डियर आइडेंटिटी। यानी कि जो बाल्कन रीजन के जो लोग रहते थे वो लोग क्या करना चाह रहे थे? वो अपनी आइडेंटिटी को यहाँ पे क्या करना चाह रहे थे? अपनी आइडेंटिटी को
रिकॉग्नाइज कराना चाह रहे थे और उसी के लिए वो स्ट्रगल कर रहे थे। तो यहाँ पे जो ब्रिटिश बर्ड है वो क्या है, वो गलत है यहाँ पे, ठीक है। तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा और ऊपर के दोनों ऑप्शन करेक्ट हैं, इसका मतलब 1 और 2 करेक्ट हो जाएगा। अब यहां से हमें क्या देखना है कि ये किससे अंदर थे, ऑटोमन के अंदर थे, और इनके अंदर रीजन कौन कौन था, ग्रीक, सर्ब्स, मॉन्टेनिग्रो एंड अदर रीजन भी देखने के लिए मिलते हैं। क्लियर है इतना? नेक्स्ट क्वेश्चन ठीक है, ये तो मोस्ट फेमस है, हम लोगों ने देख लिया है। कौन सा है ये, क्या हो जाएंगे हमारी जर्मेनिया, ठीक है। बेसिकली क्या हो जाएगा कि पर्सोनिफिकेशन ऑफ जर्मनी क्या है, पर्सोनिफिकेशन ऑफ हमारी जर्मेनिया। और अगर बात करेंगे पर्सोनिफिकेशन ऑफ फ्रांस तो कौन हो जाएगा, ठीक है, मैरियाना क्या हो जाएंगी, पर्सोनिफिकेशन ऑफ फ्रांस। क्लियर? हमारा लेक्चर खत्म हो गया है। हम लोगों ने हिस्ट्री के जितने एमसीक्यू इंपॉर्टेंट हैं वो सारे एमसीक्यू डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग किसके, ज्योग्राफी के एमसीक्यू, ज्योग्राफी या इकोनॉमिक्स किसी के एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। ओके।